हेलो दोस्तों, एनसीईआरटी कैफे में आपका स्वागत है। आज हम लोग न्यू एनसीईआरटी ज्योग्राफी क्लास 12 चैप्टर नंबर 6 भारत के संदर्भ में नियोजन और सतत पोषणीय विकास को पढ़ेंगे। यह परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। आइए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। नियोजन शब्द आपके लिए नया नहीं है, क्योंकि यह हमारे दैनिक जीवन में प्रयोग होने वाले शब्दों का एक अंग है। आपने इस शब्द का प्रयोग अपनी परीक्षा अथवा किसी पर्वतीय स्थल पर जाने के लिए की गई तैयारी के संदर्भ में किया होगा। इसमें सोच विचार की प्रक्रिया, कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार करना तथा उद्देश्यों को प्राप्त करने हेतु गतिविधियों का क्रियान्वयन सम्मिलित है। यद्यपि यह एक शब्द व्यापक है, परंतु इस अध्याय में इसका प्रयोग आर्थिक विकास की प्रक्रिया के संदर्भ में किया गया है। अतः उस तीर और तुक्का विधि से भिन्न है जिससे सुधार और पुनर्निर्माण का कार्य किया जाता था। सामान्यतः नियोजन के दो उपगमन होते हैं, खंडीय नियोजन और प्रादेशिक नियोजन। खंडीय नियोजन का अर्थ है अर्थव्यवस्था के विभिन्न सेक्टरों जैसे कृषि, सिंचाई, विनिर्माण, ऊर्जा निर्माण, परिवहन, संचार, सामाजिक अवसंरचना और सेवाओं के विकास के लिए कार्यक्रम बनाना तथा उनको लागू करना। स्वतंत्रता के बाद भारत में केंद्रीकृत योजनाओं को अपनाया गया, लेकिन धीरे धीरे विकेंद्रीकृत बहुस्तरीय योजनाओं की ओर कदम बढ़ाए गए। केंद्र, राज्य तथा जिला स्तर पर योजनाओं को तैयार करने की जिम्मेदारी योजना आयोग की थी। योजना आयोग का गठन कब हुआ था? 15 मार्च 1950। किसकी अध्यक्षता में? केसी नियोगी। ये पूछा जाता है। परंतु जनवरी 1, 2015 को योजना आयोग का स्थान नीति आयोग ने ले लिया। केंद्रीय तथा राज्य सरकारों को युक्तिगत तथा तकनीकी सलाह देने के लिए भारत के आर्थिक नीति निर्माण में राज्यों की भागीदारी सुनिश्चित करने के उद्देश्य से नीति आयोग स्थापित किया गया। नीति आयोग 1 जनवरी 2015। इसका फुल फॉर्म पूछा जाता है, क्या हो जाएगा? राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान। किसी भी देश में सभी क्षेत्रों में एक समान आर्थिक विकास नहीं हुआ है। कुछ क्षेत्र बहुत अधिक विकसित है तो कुछ पिछड़े हुए हैं। विकास का यह असमान प्रतिरूप सुनिश्चित करता है कि नियोजक एक स्थानिक परिप्रेक्ष्य अपनाएं तथा विकास में प्रादेशिक असंतुलन कम करने के लिए योजनाएं बनाएं। इस प्रकार के नियोजन को प्रादेशिक नियोजन कहा जाता है। लक्ष्य क्षेत्र नियोजन। जो क्षेत्र आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं उन क्षेत्रों में नियोजन प्रक्रम को विशेष ध्यान देना चाहिए। जैसा कि आप जानते हैं कि एक क्षेत्र का आर्थिक विकास उसके संसाधनों पर आधारित होता है, लेकिन कभी कभी संसाधनों से भरपूर क्षेत्र में पिछड़े रह जाते हैं। आर्थिक विकास के लिए संसाधनों के साथ साथ तकनीकी और निवेश की आवश्यकता होती है। लगभग 1.5 दशक के नियोजन अनुभवों से यह महसूस किया गया है कि आर्थिक विकास में क्षेत्रीय असंतुलन प्रबलित हो रहा था। क्षेत्रीय एवं सामाजिक विषमताओं की प्रबलता को काबू रखने के क्रम में योजना आयोग ने लक्ष्य क्षेत्र तथा लक्ष्य समूह योजना उपागमों को प्रस्तुत किया है। लक्ष्य क्षेत्रों की ओर इंगित कार्यक्रमों के कुछ उदाहरण में कमान नियंत्रित क्षेत्र विकास कार्यक्रम, सूखाग्रस्त क्षेत्र विकास कार्यक्रम, पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम है। इसके साथ ही लघु कृषक विकास संस्था, सीमांत किसान विकास संस्था आदि कुछ लक्ष्य समूह कार्यक्रम के उदाहरण है। आठवीं पंचवर्षीय योजना में पर्वतीय क्षेत्रों तथा उत्तर पूर्वी राज्यों, जनजातीय एवं पिछड़े क्षेत्रों में अवसंरचना को विकसित करने के लिए विशिष्ट क्षेत्र योजना को तैयार किया गया। ये पूछा जाता है। आठवीं पंचवर्षीय योजना कब स्टार्ट हुआ था? 1992 से 1997 में। इसका मॉडल क्या था? इसका मॉडल था आपका हेराल्ड डोमर मॉडल। और आठवीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था? मानव संसाधन का विकास। ये पूछा गया प्रश्न है बीपीएससी में पूछा गया प्रश्न क्या था? मानव संसाधन का विकास किस पंचवर्षीय योजना में था? तो आठवीं पंचवर्षीय योजना हो गया। पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम। पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रमों को 5वीं पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ किया गया और इसके अंतर्गत उत्तर प्रदेश के सारे पर्वतीय जिले
वर्तमान उत्तराखंड मिकीर पहाड़ी और असम की उत्तरी कछार की पहाड़ियाँ, पश्चिम बंगाल का दार्जिलिंग जिला और तमिलनाडु के नीलगिरी आदि को मिलाकर कुल 15 जिलों शामिल है। 1981 में पिछड़े क्षेत्रों पर राष्ट्रीय समिति ने उन सभी पर्वतीय क्षेत्रों को पिछड़े पर्वतीय क्षेत्रों में शामिल करने की सिफारिश की जिनकी ऊंचाई 600 मीटर से अधिक है और जिनमें जनजातीय उपयोजना लागू नहीं थी। ये आपका पाँचवीं पाँचवीं पंचवर्षीय योजना कब स्टार्ट हुआ था? 1974 से 1978। ये आपका 4 साल का ही था। और इसका मॉडल क्या था? इसका मॉडल था डीपी धर। डीपी धर हो गया दुर्गा प्रसाद धर। इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था गरीबी उन्मूलन। ये पूछा जाता है। पिछड़े क्षेत्रों के विकास के लिए बनी राष्ट्रीय समिति ने निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखकर पहाड़ी क्षेत्रों में विकास के सुझाव दिए। सभी लोग लाभान्वित हो। केवल प्रभावशाली व्यक्ति ही नहीं, स्थानीय संसाधनों और प्रतिभाओं का विकास। जीविका निर्वाह अर्थव्यवस्था को निवेश उन्मुखी बनाना। अंतःप्रादेशिक व्यापार में पिछड़े क्षेत्रों का शोषण न हो। पिछड़े क्षेत्रों की बाजार व्यवस्था में सुधार करके श्रमिकों को लाभ पहुंचाना। पारिस्थितिकीय संतुलन बनाए रखना। पहाड़ी क्षेत्र के विकास की विस्तृत योजनाएं इनके स्थलाकृतिक पारिस्थितिकीय, सामाजिक तथा आर्थिक दशाओं को ध्यान में रखकर बनाई गई है। ये कार्यक्रम पहाड़ी क्षेत्रों में बागवानी का विकास, रोपण, कृषि, पशुपालन, मुर्गी पालन, वानिकी, लघु तथा ग्रामीण उद्योगों का विकास करने के लिए स्थानीय संसाधनों को उपयोग में लाने के उद्देश्य से बनाए गए। सूखा संभावी क्षेत्र विकास कार्यक्रम। इस कार्यक्रम की शुरुआत चौथी पंचवर्षीय योजना में हुई। इसका उद्देश्य सूखा संभावी क्षेत्रों में लोगों को रोजगार उपलब्ध करवाना और सूखे के प्रभाव को कम करने के लिए उत्पादन के साधनों को विकसित कराना था। पाँचवीं पंचवर्षीय योजना में इसके कार्य क्षेत्र को और विस्तृत किया गया। प्रारंभ में इस कार्यक्रम के अंतर्गत ऐसे सिविल निर्माण कार्यों पर बल दिया गया जिनमें अधिक श्रमिकों की आवश्यकता होती है, परंतु बाद में इसमें सिंचाई परियोजनाओं, भूमि विकास कार्यक्रमों, वनीकरण, चारागाह विकास और आधारभूत ग्रामीण अवसंरचना जैसे विद्युत, सड़कों, बाजार, ऋण सुविधाओं और सेवाओं पर जोर दिया गया। चौथी पंचवर्षीय योजना कब स्टार्ट हुआ था आपका? 1969 से 1974। इसका मॉडल क्या था? अशोक रुद्र मेनन। इसका उद्देश्य पूछा जाता है। इसका उद्देश्य क्या था? स्थिरता, आत्मनिर्भरता। पिछड़े देशों के विकास की राष्ट्र समिति ने इस कार्यक्रम के क्रियान्वयन की समीक्षा की, जिसमें यह पाया गया कि यह कार्यक्रम मुख्यतः कृषि तथा इससे संबद्ध सेक्टरों के विकास तक ही सीमित है और पर्यावरणीय संतुलन पुनः स्थापन पर इसमें विशेष बल दिया गया। जनसंख्या वृद्धि के कारण लोग कृषि के लिए सीमांत भूमि का उपयोग करने के लिए बाध्य हैं, जिससे पारिस्थितिकीय निम्नीकरण हो रहा है। अतः सूखा संभावित क्षेत्रों में वैकल्पिक रोजगार अवसर पैदा करने की आवश्यकता है। इन क्षेत्रों का विकास करने की अन्य रणनीतियों में सूक्ष्म स्तर पर समन्वित जल संभर विकास कार्यक्रम अपनाना शामिल है। सूखा संभावित क्षेत्रों के विकास की रणनीति में जल, मिट्टी, पौधों, मानव तथा पशु जनसंख्या के बीच पारिस्थितिकीय संतुलन पुनः स्थापन पर मुख्य रूप से ध्यान दिया जाना चाहिए। 1967 में योजना आयोग ने देश में 67 जिलों, पूर्ण या आंशिक, की पहचान सूखा संभावित जिलों के रूप में की। 1972 में सिंचाई आयोग ने 30% सिंचित क्षेत्र का मापदंड लेकर सूखा संभावित क्षेत्रों पर परिसीमन किया। भारत में सूखा संभावित क्षेत्र मुख्यतः राजस्थान, गुजरात, पश्चिमी मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र के मराठवाड़ा क्षेत्र, आंध्र प्रदेश के रायलसीमा और तेलंगाना पठार, कर्नाटक पठार और तमिलनाडु की उच्च भूमि तथा आंतरिक भाग के शुष्क और अर्धशुष्क भागों में फैले हुए हैं। पंजाब, हरियाणा और उत्तरी राजस्थान के सूखा प्रभावित क्षेत्र सिंचाई के प्रसार के कारण सूखे से बच जाते हैं।
ये केस स्टडी है भरमौर क्षेत्र में समन्वित जनजातीय विकास कार्यक्रम। भरमौर कहाँ जनजातीय, भरमौर जनजातीय पूछा जाता है तो हिमाचल प्रदेश में। भरमौर जनजातीय क्षेत्र में हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले की 2 तहसीलें भरमौर और होली शामिल है। यह 21 नवंबर 1975 से अधिसूचित जनजातीय क्षेत्र है। इस क्षेत्र में गद्दी जनजातीय समुदाय का आवास है। इस समुदाय की हिमालय क्षेत्र में अपनी ही एक अलग पहचान है, क्योंकि गद्दी लोग ऋतु प्रवास करते हैं तथा गदियाली भाषा में बोलते हैं। ऋतु प्रवास मतलब ऋतु के समय ऋतु के साथ साथ एक स्थान से दूसरे स्थान जाना, दूसरे स्थान पर जाना। ये पूछा जाता है गद्दी कौन सा जनजाति है और किस राज्य में पाई जाती है, तो हिमाचल प्रदेश। भरमौर जनजातीय क्षेत्र में जलवायु कठोर है, आधारित संसाधन कम है और पर्यावरण भंगुर है। इन कारकों ने इन क्षेत्र की अर्थव्यवस्था और समाज को प्रभावित किया है। 2011 की जनगणना के अनुसार भरमौर उपमंडल की जनसंख्या 39,113 थी, अर्थात 21 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। यह हिमाचल प्रदेश का आर्थिक और सामाजिक रूप से सबसे पिछड़े इलाकों में से एक है। ऐतिहासिक तौर पर गद्दी जनजाति ने भौगोलिक और आर्थिक अलगाव का अनुभव किया है और सामाजिक आर्थिक विकास से वंचित रही है। इनका आर्थिक आधार मुख्य रूप से कृषि और इससे संबद्ध क्रियाएं जैसे भेड़ और बकरी पालन है। भरमौर जनजातीय क्षेत्र में विकास की प्रक्रिया 1970 के दशक में शुरू हुई, जब गद्दी लोगों को अनुसूचित जनजातियों में शामिल किया गया। 1974 में पांचवी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत जनजातीय उप योजना प्रारंभ हुई और भरमौर को हिमाचल प्रदेश में 5 में से एक समन्वित जनजातीय विकास परियोजना ITDP का दर्जा मिला। इस क्षेत्र विकास योजना का उद्देश्य गद्दियों के जीवन स्तर पर सुधार करना और भरमौर तथा हिमाचल प्रदेश के अन्य भागों के बीच विकास के स्तर में अंतर को कम करना। इस योजना के अंतर्गत परिवहन, संचार, कृषि और इससे संबंधित क्रियाओं तथा सामाजिक व सामुदायिक सेवाओं के विकास को सर्वाधिक प्राथमिकता दी गई। इस क्षेत्र में जनजातीय समन्वित विकास योजना उपयोजना का सबसे महत्वपूर्ण योगदान विद्यालयों, जन स्वास्थ्य योजनाओं, सुविधाओं, पेयजल, सड़कों, संचार और विद्युत के रूप में अवसंरचना विकास है। परंतु होली और खनी क्षेत्रों में रावी नदी के साथ बसे गांव अवसंरचना विकास से संबंध सबसे अधिक लाभान्वित हुए। तूदाह और कुगती क्षेत्रों के दूर दराज के गांव अभी भी इस विकास की परिधि से बाहर है। आइए कुछ मैप को देखते हैं। ये कुछ रह गया था ना। यह क्षेत्र 32 डिग्री 11 मिनट उत्तर से 32 डिग्री 41 मिनट उत्तर अक्षांशों तथा 76 डिग्री 22 मिनट पूरब से 76 डिग्री 53 मिनट पूर्वी देशांतरों के बीच स्थित है। यह प्रदेश लगभग 1818 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है और इसका अधिकतर भाग समुद्र तल से 1500 मीटर से 3700 मीटर की औसत ऊंचाई के बीच स्थित है। गद्दियों की आवास भूमि कहलाया जाने वाला यह क्षेत्र चारों दिशाओं में ऊंचे पर्वतों से घिरा हुआ है। इसके उत्तर में पीर पंजाल तथा दक्षिण में धौलाधर पर्वत है। तो ये आपका इम्पोर्टेंट हो गया। नॉर्थ में आपका हो गया पीर पंजाल और साउथ में हो गया आपका धौलाधर पर्वत और इसके बीच में हो गया आपका भरमौर हिमाचल प्रदेश वाला। पूर्व में धौलाधर श्रेणी का फैलाव रोहतांग दर्रे के पास पीर पंजाल श्रेणी से मिलता है। ये पूछा गया प्रश्न है। इस क्षेत्र में रावी और इसकी सहायक नदियां बूढ़ील और टुंडेल बहती है और गहरे महाखंडों का निर्माण करती है। ये नदियां इस पहाड़ी क्षेत्र को 4 भूखंडों होली, खनी, कुगती और दुंडाह में विभाजित करती है। शरद ऋतु में भरमौर में जमा देने वाली कड़ाके की सर्दी और बर्फ पड़ती है तथा जनवरी में यहाँ औसत मासिक तापमान 4 डिग्री सेल्सियस और जुलाई में 26 डिग्री सेल्सियस रहता है। भरमौर संस्कृत शब्द ब्रह्मौर का अपभ्रंश है। इस पुस्तक में स्थानीय बोली की सुंदरता को बनाए रखने के लिए भरमौर शब्द का प्रयोग किया गया है। ये आपको दिखाया गया है भरमौर का। सीढ़ीदार कृषि यहाँ पर होता है।
पारंपरिक विधि द्वारा गेहूं निकालना, प्राथमिक कार्य में संलग्न लोग, और भरमौर क्षेत्र में आवासीय बस्तियां को दिखाया गया है। और ये आपका पारंपरिक वस्त्र में एक महिला को दिखाया गया है। भरमौर जनजातीय क्षेत्र को दिखाया गया यहाँ पर। ये आपका चंबा जिला हो गया, चंबा जिला हो गया, भरमौर क्षेत्र हो गया, ये आपका हिमाचल प्रदेश। ये आपका होली क्षेत्र को दिखाया गया है, होली क्षेत्र को दिखाया गया है। ये रावी नदी खानी क्षेत्र को दिखाया गया है। ये बुधिल नदी कुगती क्षेत्र, रावी नदी तुंदाह क्षेत्र। नदी इंपॉर्टेंट हो गया, कौन कौन सा नदी यहाँ पर है, बुंदिल नदी हो गया, बुधिल नदी हो गया और रावी नदी हो गया, ठीक है। और ये रावी नदी हो गया। जनजातीय समन्वित विकास उपयोजना लागू होने से हुए सामाजिक लाभों में साक्षरता दर में तेजी से वृद्धि, लिंग अनुपात में सुधार और बाल विवाह में कमी शामिल है। इस क्षेत्र में स्त्री साक्षरता 1971 में 1.88% से बढ़कर 2011 में 65% हो गई। स्त्री और पुरुष साक्षरता दर में अंतर अर्थात साक्षरता में लिंग असमानता भी कम हुई है। गद्दियों की परंपरागत अर्थव्यवस्था जीवन निर्वाह कृषि और पशुचारण पर आधारित थी, जिसमें खाद्यान्नों और पशुओं के उत्पादन पर बल दिया जाता था। परंतु 20वीं शताब्दी के अंतिम 3 दशकों के दौरान भरमौर क्षेत्र में दालों और अन्य नकदी फसलों की खेती में बढ़ोतरी हुई है। परंतु यहाँ खेती अभी भी परंपरागत तकनीकों से की जाती है। इस क्षेत्र को अर्थव्यवस्था में पशुचारण के घटते महत्व को इस बात से आंका जा सकता है कि आज कुल पारिवारिक इकाइयों का 10वां भाग ही ऋतु प्रवास करती है। परंतु गद्दी जनजाति आज भी बहुत गतिशील है, क्योंकि इनकी एक बड़ी संख्या शरद ऋतु में कृषि और मजदूरी करके आजीविका कमाने के लिए कांगड़ा और आसपास के क्षेत्रों में प्रवास करती है। ये आपका इम्पोर्टेंट है, कांगड़ा चाय, कांगड़ा चाय, ये हिमाचल प्रदेश, लेटेस्ट न्यूज है अभी। सतत पोषणीय विकास SDG, इसका गोल है 17, टोटल 17 गोल है इसका। मेंस के लिए इम्पोर्टेंट है। साधारणतया विकास शब्द से अभिप्राय समाज विशेष की स्थिति और उसके द्वारा अनुभव किए गए परिवर्तन की प्रक्रिया से होता है। मानव इतिहास के लंबे अंतराल में समाज और उसके जैव भौतिक पर्यावरण की निरंतर अंतःक्रियाएं समाज की स्थिति का निर्धारण करती है। मानव और पर्यावरण अंतःक्रिया की प्रक्रिया इस बात पर निर्भर करती है कि समाज में किस प्रकार की प्रौद्योगिकी विकसित की है और किस प्रकार की संस्थाओं का पोषण किया है। प्रौद्योगिकी और संस्थाओं ने मानव पर्यावरण अंतःक्रिया को गति प्रदान की है, तो इससे पैदा हुए संवेग ने प्रौद्योगिकी का स्तर ऊंचा उठाया है और अनेक संस्थाओं का निर्माण और रूपांतरण किया है। अतः विकास एक बहुआयामी संकल्पना है और अर्थव्यवस्था, समाज तथा पर्यावरण के सकारात्मक व अनुत्क्रमणीय परिवर्तन का द्योतक है। विकास की संकल्पना गतिक है और इस संकल्पना का प्रादुर्भाव 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में हुआ है। द्वितीय विश्व युद्ध के उपरांत विकास की संकल्पना आर्थिक वृद्धि की पर्याय थी, जिसे सकल राष्ट्रीय उत्पाद, प्रति व्यक्ति आय और प्रति व्यक्ति उपभोग में समय के साथ बढ़ोतरी के रूप में मापा जाता है। परंतु अधिक आर्थिक वृद्धि वाले देशों में भी असमान वितरण के कारण गरीबी का स्तर बहुत तेजी से बढ़ा। अतः 1970 के दशक में पुनर्वितरण के साथ वृद्धि तथा वृद्धि और समानता जैसे वाक्यांश विकास की परिभाषा में शामिल किए गए। पुनर्वितरण और समानता के प्रश्नों से निपटते हुए यह अनुभव हुआ है कि विकास की संकल्पना को मात्र आर्थिक परिक्षेत्र तक ही सीमित नहीं रखा जा सकता। इसमें लोगों के कल्याण और रहने के स्तर, जन स्वास्थ्य, शिक्षा, समान अवसर और राजनीतिक तथा नागरिक अधिकारों से संबंधित मुद्दे भी सम्मिलित हैं। 1980 के दशक तक विकास एक बहुआयामी संकल्पना के रूप से उभरा, जिसमें समाज के सभी लोगों के लिए वृहद स्तर और सामाजिक एवं भौतिक कल्याण का समावेश है। 1960 के दशक में अंत में पश्चिमी दुनिया में पर्यावरण
संबंधी मुद्दों पर बढ़ती जागरूकता की सामान्य वृद्धि के कारण सतत पोषणीय धारण का विकास हुआ है। इससे पर्यावरण पर औद्योगिक विकास के अनापेक्षित प्रभावों के विषय में लोगों की चिंता प्रकट होती थी। 1968 में प्रकाशित एहरलिच की पुस्तक द पॉपुलेशन बॉम्ब और 1972 में मीडोस और अन्य द्वारा लिखी गई पुस्तक द लिमिट टू ग्रोथ के प्रकाशन ने इस विषय पर लोगों और विशेषकर पर्यावरणविदों की चिंता और भी गहरी कर दी। इस घटनाक्रम के परिप्रेक्ष्य में विकास के लिए एक नए मॉडल, जिसे सतत पोषणीय विकास कहा जाता है, की शुरुआत की। सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रोग्राम पर्यावरणीय मुद्दों पर विश्व समुदाय की बढ़ती चिंता को ध्यान में रखकर संयुक्त राष्ट्र संघ ने विश्व पर्यावरण और विकास आयोग WECD की स्थापना की, जिसके प्रमुख नॉर्वे की प्रधानमंत्री गरो हरलेम ब्रंटलैंड थी। इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट पर आवर कॉमन फ्यूचर, जिसे ब्रंटलैंड रिपोर्ट भी कहते हैं, 1987 में प्रस्तुत की। WECD ने सतत पोषणीय विकास की सीधी, सरल और वृहद स्तर पर प्रयुक्त परिभाषा प्रस्तुत की। इस रिपोर्ट के अनुसार सतत पोषणीय विकास का अर्थ है एक ऐसा विकास जिसमें भविष्य में आने वाली पीढ़ियों की आवश्यकता पूर्ति को प्रभावित किए बिना वर्तमान पीढ़ी द्वारा अपनी आवश्यकता की पूर्ति करना। ये इम्पोर्टेंट है, पूछा जाता है। सतत पोषणीय विकास किसको कहते हैं? ये आपका इंदिरा गांधी नहर को दिखाया गया है। इंदिरा गांधी नहर किस नदी पर है? ये आपका सतलज नदी प्लस व्यास नदी। और इसका लाभ किसको किसको होता है? तो पंजाब, राजस्थान और हरियाणा। ये पूछा गया प्रश्न है। इंदिरा गांधी नहर को दिखाया गया है आपका हरिके बैराज। हरिके बैराज आपका सतलज नदी पर है। सतलज नदी पर है। कहाँ है आपका? पंजाब में। हरिके बैराज हो गए, व्यास नदी आ रही है, सतलज नदी को दिखाया गया है, ये आपका पंजाब। ये होते होते गंगा नगर मुख्य नहर सीरा को दिखाया गया है, ये आपका हरियाणा को भी फ़ायदा है इससे। फिर ये होते होते जैसलमेर मुख्य नहर पुंछ को दिखाया गया है, ये आपका बीकानेर। क्या है? लूनकार नसर चूरू है। इंदिरा गांधी नहर को दिखाया गया है, ये वाला इंदिरा गांधी नहर और उसके सीमापस्थ क्षेत्र को दिखाया गया है। एक केस स्टडी है आपका इंदिरा गांधी नहर कमान क्षेत्र को इंदिरा गांधी नहर, जिसे पहले राजस्थान नहर के नाम से जाना जाता था, भारत में सबसे बड़े नहर तंत्रों में से एक है। 1948 में कंवर सेन द्वारा संकल्पित यह नहर परियोजना 31 मार्च 1958 को प्रारंभ हुई। यह नहर पंजाब में हरिके बांध से निकलती है और राजस्थान के थार मरुस्थल पाकिस्तान सीमा के समानांतर 40 किलोमीटर की औसत दूरी पर बहती है। इस नहर तंत्र की कुल नियोजित लंबाई 960 किलोमीटर है और यह 19.63 लाख हेक्टेयर कृषि योग्य कमान क्षेत्र में सिंचाई की सुविधा प्रदान करती है। कुल कमान क्षेत्र में से 70% क्षेत्र प्रवाह नहर तंत्रों और शेष क्षेत्र लिफ्ट तंत्र द्वारा किया जाएगा। नहर का निर्माण कार्य 2 चरणों में पूरा किया गया है। चरण 1 का कमान क्षेत्र गंगानगर, हनुमानगढ़ और बीकानेर जिले के उत्तरी भाग में पड़ता है। इस क्षेत्र के कमान क्षेत्र का भूतल थोड़ा उबड़ खाबड़ और इसका कृषि योग्य कमान क्षेत्र 5.53 लाख हेक्टेयर है। चरण 2 का कमान क्षेत्र बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, नागौर और चूरू जिले में 14.10 लाख हेक्टेयर कृषि योग्य भूमि पर फैला हुआ है। इसमें स्थानांतरित बालू टिब्बों वाला मरुस्थल भी सम्मिलित है, जहां स्थानांतरीय
बालू टिब्बे पाए जाते हैं और ग्रीष्म ऋतु में तापमान 50 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। लिफ्ट नहर में ढाल के विपरीत प्रवाह के लिए जल को बार बार मशीनों से उठाया जाता है। इंदिरा गांधी नहर तंत्र में सभी लिफ्ट नहरें मुख्य नहर के बाएं किनारे से निकलती है, जबकि मुख्य नहरें दाएं किनारे पर सभी नहरें प्रवाह प्रणाल है। चरण 1 के कमान क्षेत्र में सिंचाई की शुरुआत 1960 के दशक के आरंभ में हुई, जबकि चरण 2 कमान क्षेत्र में 1980 के दशक में मध्य में सिंचाई आरंभ हुई। नहर सिंचाई के प्रसार ने इस शुष्क क्षेत्र की पारिस्थितिकी, अर्थव्यवस्था और समाज को रूपांतरित कर दिया। इससे इस क्षेत्र को पर्यावरणीय परिस्थितियों पर सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रकार के प्रभाव पड़े। लंबी अवधि तक मृदा नमी उपलब्ध होने और कमान क्षेत्र विकास के तहत शुरू किए गए वनीकरण और चारागाह विकास कार्यक्रमों से यहाँ भूमि हरी भरी हो गई। इससे वायु अपर्दन और नहरी तंत्र में बालू निक्षेप की प्रक्रियाएं भी धीमी पड़ गई, परंतु सघन सिंचाई और जल के अत्यधिक प्रयोग से जल भराव और मृदा लवणता की दोहरी पर्यावरणीय समस्याएं उत्पन्न हो गई। नहरी सिंचाई के प्रसार से इस प्रदेश की कृषि अर्थव्यवस्था प्रत्यक्ष रूप से रूपांतरित हो गई। इस क्षेत्र में सफलतापूर्वक फसलें उगाने के लिए मृदा नमी सबसे महत्वपूर्ण सीमाकारी कारक रहा है, परंतु नहरों द्वारा सिंचित क्षेत्र के विस्तार से बोए गए क्षेत्र में विस्तार हुआ है और फसलों की सघनता में वृद्धि हुई है। यहाँ की पारंपरिक फसलों चना, बाजरा और ज्वार होना चाहिए, नहीं ग्वार का स्थान ज्वार का स्थान गेहूं, कपास, मूंगफली और चावल ने ले लिया है। यह सघन सिंचाई का परिणाम है। निसंदेह सघन सिंचाई से आरंभ में कृषि और पशुधन उत्पादकता में अत्यधिक वृद्धि हुई है। जल भराव और मृदा लवणता की समस्याएं उत्पन्न हुई और इस प्रकार लंबी अवधि के दौरान कृषि की सतत पोषणता पर प्रश्न उठ गए। सतत पोषणीय विकास को बढ़ावा देने वाले उपाय। बहुत से विद्वानों ने इंदिरा गांधी नहर परियोजना की पारिस्थितिकीय पोषणता पर प्रश्न उठाए हैं। पिछले 4 दशक में जिस तरह इस क्षेत्र में विकास हुआ है और इससे जिस तरह भौतिक पर्यावरण का निम्नीकरण हुआ है, विद्वानों ने इस दृष्टिकोण को काफ़ी हद तक सही ठहराया भी। यह एक मान्य तथ्य है कि इस कमान क्षेत्र में सतत पोषणीय विकास का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए मुख्य रूप से पारिस्थितिकीय सतत पोषणता पर बल देना होगा। इसलिए इस कमान क्षेत्र में सतत पोषणीय विकास को बढ़ावा देने वाले प्रस्तावित 7 उपायों में से 5 उपाय पारिस्थितिकीय संतुलन पुनः स्थापित करने पर बल देते हैं। पहली और सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकता यह है कि जल प्रबंधन नीति का कठोरता से कार्यान्वयन करना। इस नहर परियोजना के चरण 1 में कमान क्षेत्र में फसल रक्षण सिंचाई और चरण 2 में फसल उगाने और चारागाह विकास के लिए विस्तारित सिंचाई का प्रावधान है। दूसरा, इस क्षेत्र के शस्य प्रतिरूप में सामान्यतः जल सघन फसलों को नहीं बोया जाना चाहिए। इसका पालन करते हुए किसानों का बागाती कृषि के अंतर्गत खट्टे फलों की खेती करनी चाहिए। तीसरा, कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम जैसे नालों का पक्का करना, भूमि विकास तथा समतलन और बारबंदी ओसरा पद्धति निकास के कमान क्षेत्र में नहर के जल का समान वितरण प्रभावी रूप से कार्यान्वित की जाए ताकि बहते जल की क्षति मार्ग में कम हो सके। इस प्रकार जलांकृत एवं लवण से प्रभावित भूमि का पुनरुद्धार किया जाएगा। पांचवा, वनीकरण, वृक्षों का रक्षण, मेखला का निर्माण और चारागाह विकास इस क्षेत्र विशेषकर चरण 2 के भंगुर पर्यावरण में पारितंत्र विकास के लिए अति आवश्यक है। छठा, इस प्रदेश में सामाजिक सतत पोषणता का लक्ष्य तभी हासिल किया जा सकता है यदि निर्धन आर्थिक स्थिति वाले भू आवंटियों को कृषि के लिए पर्याप्त मात्रा में वित्तीय और संस्थागत सहायता उपलब्ध करवाई जाए। सातवां, मात्र कृषि और पशुपालन के विकास से इस क्षेत्रों में आर्थिक सतत पोषणीय विकास की अवधारणा को साकार नहीं किया जा सकता। कृषि और इससे संबंधित क्रियाकलापों को अर्थव्यवस्था के अन्य सेक्टरों के साथ विकसित
करना पड़ेगा। इनसे इस क्षेत्र में आर्थिक विविधीकरण होगा तथा मूल आबादी गांवों, कृषि सेवा केंद्रों, सुविधा केंद्र गांवों और विपणन केंद्रों, मंडी कस्बों के बीच प्रकार्यात्मक संबंध स्थापित होगा। आइए अभ्यास प्रश्न को देखते हैं। प्रदेशीय नियोजन का संबंध क्या है? क्षेत्र विशेष के विकास का उपागमन। आईटीडीपी निम्नलिखित में से किस संदर्भ में वर्णित है? ये हम लोग पढ़ चुके हैं केस स्टडी में। भरमौर जनजाति का। ये आपका हो जाएगा समन्वित यात्रा विकास प्रोग्राम। इंदिरा गांधी नहर कमान क्षेत्र में सतत पोषणीय विकास के लिए इनमें से कौन सा सबसे महत्वपूर्ण कारक है? कारक कौन सा हो जाएगा आपका? परितंत्र विकास। क्या हो गया? परितंत्र विकास। तो दोस्तों ये चैप्टर कैसा लगा? अगर कुछ सजेशन देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। कृपया मेरे चैनल्स को थोड़ा सब्सक्राइब भी कर लीजिए और थोड़ा लाइक भी कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स सर्किल में भी दीजिए, जिससे एनसीईआरटी फैक्ट्स को जान सके। धन्यवाद मित्रों, आपका दिन शुभ हो। जय श्री राम, हर हर महादेव।